नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। विश्व संवाद केंद्र देहरादून द्वारा आपकी मासिक पत्रिका हिमालय की हुंकार के संस्कृति जागरण विशेषांक का लोकार्पण किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में तुलाज ग्रुप के चेयरमैन सुनील जैन और मुख्य वक्ता के रूप में मंत्री विजय शंकर तिवारी ने हिस्सा लिया है। इस मौके पर सभी वक्ताओं ने विशेषांक पर प्रकाश डाला। मुख्य वक्ता विजय शंकर तिवारी ने कहा कि हिमालय की हुंकार पत्रिका सिर्फ संघ की ही पत्रिका नहीं है, बल्कि इस पत्रिका में सभी चीजों को समाहित किया गया है। इसमें धर्म से जुड़ी बातें भी हैं, तो इसमें समाज से जुड़ी भावनाएं भी हैं। अभी देश के अंदर एक विषय चला है नैरेटिव। तो घर से लेके समाज और समाज के बीच में बहुत सारे विषय ऐसे चल रहे हैं जो हिंदू धर्म संस्कृति के विरोध में जा रहे हैं। तो दीपावली के विषय को ध्यान में रख के, क्योंकि सभी को सुख समृद्धि देने वाला त्यौहार है, इसलिए तय किया गया था कि एक ऐसा नैरेटिव जो देश के अंदर देश की संस्कृति के खिलाफ चल रहे हैं, तो उनको हम उनकी काट किस प्रकार से कर सकते हैं और क्या क्या नैरेटिव आज की तारीख में चल रहे हैं। जैसे हिंदू त्योहारों को बदनाम करना, हिंदू त्योहारों के बारे में गलत चीज़ें डालना, तो ये नैरेटिव बंद होने चाहिए। इसलिए कि विशेषांक इस बार हिमालय हुंकार ने प्रकाशित किया। देखो, ये हिमालय हुंकार जो है ये विश्व संवाद केंद्र के माध्यम से निकलने वाली पत्रिका है उत्तराखंड के लिए, और इसमें संस्कृति जागरण जैसा कहा गया है। तो देश में जिस प्रकार के नैरेटिव बनाए जा रहे हैं गलत तथ्यों के आधार पर, हिंदू समाज को अपमानित करने का, बदनाम करने का वो एक प्रयत्न हो रहा है। तो इस पत्रिका में जो सच है, जो अपना आर्ष इतिहास है, भारत में किस प्रकार का सारा समाचार जाना चाहिए, कैसा साहित्य जाना चाहिए, कैसा देश का समाज का मानस बनना चाहिए, कैसे लोगों के मन में अपने देश के प्रति प्रेम उमड़ना चाहिए, न कि देश को बदनाम करने के षड्यंत्र पूर्वक उक्तियां जो हैं उनको दिया जाना चाहिए। ऐसे सारी बातों का खंडन करने वाली जो पत्रिका है उसका विमोचन है, उसी पे ये सारा कार्यक्रम हुआ है। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला था, मेरा मानना हमेशा ये रहता है कि निगेटिव तो पूरे संसार में है, लेकिन मेरा मानना ये है कि उसका भारत में ज़्यादा ही कुछ देखने को मिलता है। और इन पत्रिकाओं के द्वारा ही हम कितना भी अपने लेक्चर दे लें, कुछ भी कर लें, लेकिन पत्रिका ही का ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा उस भ्रांति को दूर किया जा सकता है और उसे वास्तविकता से परिचित किया जा सकता है। तो उत्तराखंड में छात्र संघ चुनाव को लेकर बचा सियासी बवाल थम नहीं रहा है। छात्र संघ चुनाव ना कराए जाने के विरोध में पहाड़ से लेकर मैदान तक छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन से जुड़े छात्रों ने देहरादून में सचिवालय कूच किया है। इस दौरान छात्रों ने जमकर नारेबाजी की और छात्र संघ चुनाव जल्द से जल्द कराने की मांग की। वहीं बड़ी संख्या में सचिवालय घेराव करने पहुंचे एनएसयूआई के छात्रों और पुलिस के बीच झड़प देखने को मिली है। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विकास नेगी ने कहा कि जो रोक लगी है उसे हटाया जाए और जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव कराए जाएं। मान्य शर्मा, राष्ट्रीय सचिव एनएसयूआई। उत्तराखंड आप आई हैं, क्या देखने को मिल रहा है? छात्र हितों की बात सरकार नहीं कर रही है। देखिए, जैसा कि हम लगातार देख रहे हैं कि जिस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपने पैर पसारती जा रही है, उस प्रदेश से वो छात्र चुनाव खत्म करने की पूरी कोशिश करी जा रही है। या यूँ कहूँ, ये भारतीय जनता पार्टी हमारे लोकतंत्र का गला घोटने की निरंतर प्रयास करती जा रही है। जैसे अभी हम देखें, यूपी में इन्होंने छात्र चुनाव बंद कर दिए, इनकी सरकार आई, इन्होंने मध्य प्रदेश में बंद कर दिए, इन्होंने राजस्थान के बंद कर दिया। अब इन्होंने अगला टारगेट बना रखा है उत्तराखंड। ये उत्तराखंड के छात्रों की आवाज़ को लगातार दबाने का काम कर रहे हैं। इनको भी इनकी सच्चाई मालूम है, क्योंकि हर वर्ग के लिए और हर क्षेत्र में ये विफल साबित हुई। ये महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पाई, ये महिलाओं के मामले में विफल साबित हुई। ये किसानों को उनका एमएसपी नहीं बढ़ा के दे पाए, उनका जो आमदनी उससे नहीं बढ़ा पाई, इस मामले में विफल साबित हो गई। ये युवाओं को 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने की जुमला के साथ सरकार में आए थे, ये रोजगार छीनने का काम कर रहे हैं। ये लगातार पेपर लीक काम कर रहे हैं। इन लोग का अगला निशाना छात्र शक्ति बना हुआ है। इस बार छात्र शक्ति ने पूरे उत्तराखंड में हमने जगह जगह प्रोग्राम करे, पूरे छात्र शक्ति यहाँ पे इकट्ठी हुई है। हमने सचिवालय घेरावने की कोशिश करी है, पुलिस से हमें बैरिकेड के माध्यम से लाठीचार्ज करके हमें रोकने की काम करिए। आपको छात्र संघ चुनाव की बहाली करनी होगी। अगर ये छात्र संघ चुनाव की बहाली नहीं करी जाती, दरअसल एनएसयूआई इससे भी ज्यादा उग्र आंदोलन करने के तत्पर रहेगी।
और इसकी जिम्मेदार स्वयं भी सरकार होती है। देखिए एनएसयूआई और जो तमाम प्रदेश की छात्र संघर्ष समितियां हैं वो सब अपने अपने संसाधनों से और अपनी अपनी क्षमताओं के हिसाब से प्रदर्शन कर रहे हैं। और प्रदर्शन करने का सबका एक ही कारण है कि प्रदेश में छात्र संघ जो चुनाव थे उन पर रोक लगी है सरकार द्वारा, वो सरकार द्वारा रोक हटाई जाए और अपना शासनादेश को आगे बढ़ाया जाए। जिस प्रकार शासनादेश को उन्होंने प्रवेश के लिए बढ़ाया, उसी तरह छात्र संघ चुनाव के लिए उसे 2 महीने आगे ले जाए और पूरे प्रदेश में छात्र संघ चुनाव कराएं। प्रदेश की भाजपा सरकार धामी और धन सिंह जी द्वारा एक प्रदेश एक चुनाव तो कराया नहीं जा रहा है और मोदी जी बात कर रहे हैं एक राष्ट्र और एक चुनाव की। तो इसी के मांग को लेकर हमारे पूरे प्रदेश में आज धरना प्रदर्शन और आज हमने देहरादून में सचिवालय घेराव करा है। लक्सर कोतवाली पुलिस ने ड्रग्स की फ्री देवभूमि मिशन अभियान के तहत नशे के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई करते हुए नशे के प्रतिबंधित 200 ट्रामाडोल इंजेक्शन के साथ एक आरोपी तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी प्रतिबंधित इंजेक्शन लेकर रुड़की से लक्सर आया था। आरोपी तस्कर रब्बानी लक्सर के मुंडा खेड़ा खुर्द गांव का निवासी बताया जा रहा है। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज आगे की कार्रवाई में जुट गई है। आज लक्सर कोतवाली पुलिस द्वारा ट्रामाडोल के 200 इंजेक्शन जो क्वांटिटी में 400 ml के करीब है उसको आज रिकवर किया गया है और नशे के विरुद्ध माननीय मुख्यमंत्री जी का जो अभियान है उसको आगे बढ़ाते हुए हरिद्वार पुलिस ने जो नशे के जो इस प्रकार जो तस्करी करते हैं उनके खिलाफ एक अच्छी कार्रवाई की है। इसमें अभी एक अभियुक्त पकड़ा गया है और अन्य जो अभियुक्त हैं जो इसके साथ सम्मिलित रहे हैं या इस चेन का हिस्सा रहे हैं उनके खिलाफ भी हम लोग इसमें सख्त कार्रवाई करेंगे। एनडीपीएस एक्ट की जो धाराएं हैं उसके अधीन इसमें मुकदमा कायम करके अभियुक्त को अभी न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाएगा। इधर तराई केंद्रीय वन प्रभाग रुद्रपुर डिवीजन ने दीपावली पर्व पर उल्लुओं और अन्य वन्य जीवों तथा लकड़ी तस्करी रोकने के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। इसके लिए वन विभाग ने रात्रि गश्त बढ़ाने तथा तस्करी के मामलों में लिप्त आरोपियों की धरपकड़ के निर्देश जारी किए हैं। रुद्रपुर स्थित डिवीजन कार्यालय पर जानकारी देते हुए तराई केंद्रीय वन प्रभाग रुद्रपुर डिवीजन के प्रभागी वन अधिकारी उमेश चंद्र तिवारी ने कहा कि दीपावली पर्व के अवसर जंगल में उल्लू तथा अन्य वन्य जीवों के साथ साथ लकड़ी तस्करी की अधिक संभावना बढ़ जाती है, जिसको देखते हुए डिवीजन की सभी रेंजों के वन क्षेत्र अधिकारियों के साथ ही फील्ड कर्मियों को अलर्ट किया गया है। उन्होंने कहा कि दीपावली पर उल्लू की तस्करी की अधिक संभावना बनी रहती है, जिसको देखते हुए रात्रि गश्त को अधिक मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। जो दिवाली का मौका रहता है उसमें निश्चित रूप से अवैध शिकार की विशेष रूप से जो उल्लू है उसको लेकर के सतर्कता बरती जा रही है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि कुछ लोग कई तरीके के कामों के लिए उसका प्रयोग करते हैं। तो एक तो किसी तरीके का अवैध आखेट जंगल में न हो, इसकी तरफ ध्यान दिया जा रहा है, और दूसरा जो पारंपरिक रूप से जंगलों में अवैध कटान वगैरह होता है उसको इस पर नियंत्रण बना रहे और कोई बड़ी घटना ना होने पाए, तो उसको लेकर के सारे डिवीज़न के जो स्टाफ हैं, रेंजेस हैं, उनको सतर्क किया गया है और नियमित रात्रि गश्त की जा रही है। दिन में भी स्टाफ अपना काम कर रहा है। सारे स्टाफ को अपने कार्य क्षेत्र में रह करके वन क्षेत्रों की देखभाल करने और नियमित गश्त करने के निर्देश हम लोगों ने दिए हैं और वो लोग उसके अनुसार कार्रवाई कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। विजिलेंस विभाग द्वारा सत्यनिष्ठा की संस्कृति पर आधारित सतर्कता जन जागरूकता सप्ताह 2024 और प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विजिलेंस विभाग की जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया। सीएम धामी ने बताया कि विजिलेंस विभाग प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने में अहम भागीदारी निभाता है। किस तरह विभाग को और मजबूत किया जा सके, इसको लेकर इस जन जागरूकता सप्ताह में गोष्ठी भी की जाएगी। देखिए, विजिलेंस एक ऐसी संस्थान है जो कि व्यवस्था में अगर कहीं गड़बड़ी होती है, कहीं कोई भ्रष्टाचार की शिकायत होती है, उसको ख़त्म करने के लिए, उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए ये एजेंसी बनी हुई है। जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है, जैसे इस सरकार की नीति है कि जीरो टॉलरेंस, हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है, तो हमारा ये जो सतर्कता अधिष्ठान है उसी नीति पे और उसी दृष्टिकोण से काम कर रहा है। पिछले 3 साल में काफ़ी अच्छी कार्रवाई की गई है सभी विभागों में जहाँ जहाँ इस तरह की शिकायतें मिली है। इसके अतिरिक्त हम लोग इस अधिष्ठान को और कैसे मजबूत करना है, चाहे वो मैन पावर के हिसाब से हो, टेक्नोलॉजी के हिसाब से हो, या हमें और कुछ जो भी ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी की है और
उन्होंने आश्वस्त भी किया है कि हम इस अधिष्ठान को और अधिक से अधिक मजबूत करेंगे। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा यह भी निर्देश दिए गए कि हम विभागों के साथ उनके साथ भी इंटरैक्ट करें और कैसे व्यवस्था में, सिस्टम में किस प्रकार से सुधार लाया जा सकता है, उस दिशा में भी काम करें कि राज्य के अंदर एक ऐसी व्यवस्था बने, ऐसी व्यवस्था प्रभावी हो जिसमें भ्रष्टाचार का कोई स्थान नहीं और हमारा ये पूरा संस्थान राज्य के अंदर हर जगह पारदर्शिता को स्थापित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। 66 ट्रैप के केस में इसमें 75 से ज़्यादा लोग जेल की सलाखों के पीछे गए हैं। इसको हम और प्रभावी बनाएंगे। राज्य के अंदर पूरी तरह से भ्रष्टाचार को समाप्त करने में जीरो टॉलरेंस की नीति के आधार पर पूरी पारदर्शिता के साथ काम हो, उसके लिए इसको सशक्त बनाने में हम लोग शासन की तरफ से भी हमने कहा है कि जो भी यहाँ पर इस ढांचे को और मजबूत करने के लिए आवश्यकता है। इधर वरिष्ठ बीजेपी नेता और किच्छा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में भारी मतों से जीतने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी हरियाणा विधानसभा की तरह प्रचंड जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में केदारनाथ के पुनर्निर्माण में लगातार तेजी आई है। पूरे देश में केदारनाथ धार्मिक पर्यटन के रूप में अपनी एक अलग पहचान बन चुका है। उन्होंने कहा कि बीजेपी केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। चुनाव में हमारी ऐतिहासिक जीत होगी क्योंकि वहाँ जो विधायक थी उन्होंने बहुत सेवा की और विशेष रूप से जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, वो खुद केदारनाथ की बहुत चिंता करते हैं। लगभग हर महीने में उनके 1 या 2 चक्कर केदारनाथ में लगते रहे और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष स्नेह और लगाव केदारनाथ की जनता के साथ और उनकी श्रद्धा केदारनाथ जी के, हमारे बाबा विश्वनाथ जी का जो वहाँ हमारे केदार बाबा का मंदिर है उस पर उनकी श्रद्धा है, तो वो एक विशेष महत्व रखता है हमारे लिए केदारनाथ। और मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने पहले हार मान ली क्योंकि उन्होंने उसी व्यक्ति को वहाँ उतारा है जिसको वहाँ की जनता ने नकार दिया अभी 22 के चुनाव में ही, और हमें जिताया था। और उसको दोबारा लगाने का मतलब साफ है कि उन्होंने अपनी हार मान ली है। भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रत्याशी हाईकमान घोषित करेगा, मेरा दावा है कि अब तक की सबसे बड़ी जीत केदारनाथ में होगी। कांग्रेस पार्टी ने उत्तराखंड की केदारनाथ सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए उम्मीदवार फाइनल कर दिए हैं। इस सीट से पार्टी ने पूर्व विधायक मनोज रावत को टिकट दिया है। कांग्रेस कमेटी ने रविवार को उनके नाम का ऐलान किया है। वह इस सीट से आज अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। कांग्रेस के बाद अब बीजेपी ने भी उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। रविवार को दोपहर में उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया था। इसके बाद रविवार की देर रात बीजेपी ने भी अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया। इस विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए बीजेपी ने फिर से अपने पूर्व विधायक पर भरोसा जताया। पार्टी ने आशा नौटियाल को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर होने की संभावना है। हालांकि बीते विधानसभा चुनाव में कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही थी। केदारनाथ विधानसभा सीट बीजेपी विधायक शैला रानी रावत के निधन के कारण रिक्त हुई थी। केदारनाथ विधानसभा सीट पर 20 नवंबर को मतदान होगा और मतों की गिनती 23 नवंबर को होगी। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में न्याय विभाग से संबंधित विभिन्न विषयों पर समीक्षा बैठक की। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में राज्य से जुड़े विभिन्न विषयों में ठोस पैरवी करने को कहा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड युवा राज्य है और राज्य के समग्र विकास के लिए हम सबको नई कार्य संस्कृति के साथ आगे बढ़ना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि न्यायालयों में संबंधित मामलों में कार्यवाही में तेजी लाने के लिए डिजिटल माध्यमों का अधिकतम उपयोग किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए राज्य से जुड़े विभिन्न विषयों पर पैरवी मजबूती के साथ हो। राज्य की विकास यात्रा में सबको सहयात्री बनकर कार्य करना है। सभी को अपने कार्यों और दायित्वों का पूरे मनोयोग से निर्वहन करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि कार्य संस्कृति में नवाचार जरूरी है। परंपरा से हटकर हमें अभिनव प्रयोग पर अधिक ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के जनहित से जुड़े विभिन्न विषयों पर बेहतर पैरवी के लिए शासन और सरकारी अधिवक्ताओं के बीच नियमित समन्वय होना जरूरी है। कार्यों के सफल क्रियान्वयन के लिए परफॉर्मेंस आधारित दृष्टिकोण होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि किसी भी कार्यों में सुधार की संभावनाएं हमेशा रहती हैं। समस्याओं को कम कर समाधान की ओर विशेष ध्यान दिया जाए।
विभागों की समीक्षा होती है तो उसमें हमारा जो ये न्याय विभाग है उसकी भी समीक्षा थी और जो भी काम आगे किए जाने हैं, चाहे वो हाई कोर्ट में राज्य की पैरवी के मामले में और सुप्रीम कोर्ट में राज्य की पैरवी के मामले में, उनमें तेज़ी लाई जाए, उनमें यथासंभव जो कम्युनिकेशन है और बढ़ाया जाए और अच्छी पैरवी करके राज्य के हित में फैसले हों तो हम लोगों के लिए अच्छा होगा। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परेड ग्राउंड स्थित उत्तरांचल प्रेस क्लब में आयोजित दीपावली महोत्सव में प्रतिभाग करते हुए पत्रकारों और प्रेस क्लब के सदस्यों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि दीपावली का पर्व हम सभी के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने का एक विशिष्ट माध्यम है। सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की उन्होंने कामना की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पत्रकारिता को संविधान का चौथा स्तंभ कहा जाता है। पत्रकार और पत्रकारिता सिर्फ राजनीतिक और सामाजिक विषयों के प्रचार प्रसार का माध्यम मात्र नहीं, बल्कि लोकतंत्र को जीवित रखने का एक साधन भी है। आम जनता को सरकार की विभिन्न लाभकारी योजनाओं से परिचित कराना हो या उनकी समस्याओं से सरकार को अवगत कराना हो, इन दोनों महत्वपूर्ण दायित्वों का भार मीडिया पर होता है। पत्रकार समाज का वो दर्पण है जो सरकार और उसके पूरे तंत्र को उसके कार्यों के धरातल पर होने वाले प्रभावों से अवगत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मांग सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर राजधानी देहरादून में सचिवालय कूच किया है। सुबह से ही सभी कर्मचारी परेड ग्राउंड में एकत्र हुए और उन्होंने सचिवालय के लिए कूच किया है। इस दौरान सुरक्षा की दृष्टि से सचिवालय के पास काफी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस दौरान सचिवालय कूच कर रहे संविदा कर्मचारियों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई, जिसके सचिवालय से कुछ दूर पहले ही संविदा कर्मचारी सड़क पर धरने पर बैठ गए। संविदा कर्मचारियों की मांग है कि आउटसोर्स से कार्यरत कर्मचारी नियत मानदेय पर तैनात है, जिनको वार्षिक वेतन वृद्धि और बीमा आदि लाभों से भी वंचित रखा गया है। उन्होंने बताया कि कर्मचारी लंबे समय से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी सुध नहीं ले रही है। सर, हमारी सिर्फ एक मुश्त मांग है, वो है नियमितीकरण। हमें यहाँ पे सभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM कर्मचारी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं परेड ग्राउंड पे, जो हम सचिवालय तक के लिए यहाँ से क्या करेंगे, एक आक्रोश रैली शांतिपूर्वक करने वाले हैं। सभी लोग यहाँ पर हेल्थ वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं और हमारे पैरामेडिकल स्टाफ्स हैं, टीबी यूनियन से हैं, सभी लोग हेल्थ वर्कर्स हैं जो यहाँ पर आज एकत्रित हुए हैं नियमितीकरण की मांग को लेकर। क्योंकि अगर आप देखेंगे सभी अन्य राज्यों में, जो अगर हम बात करें राजस्थान की, अगर हम बातें करें मणिपुर की, अगर हम बात करें हरियाणा की, सभी जगह नियमितीकरण हो रहा है। और हमारे यहाँ जो डबल इंजन की सरकार भी है, तो हमारे यहाँ ऐसी क्या कमी रह गई जो हमें नहीं किया जा रहा है। हाई कोर्ट ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, हर जगह ये चीजें चल रही हैं। तो उत्तराखंड में ये जो हमें हमारा लाभ, हमारा हक नहीं मिल पा रहा है, उस हक के लिए हम यहाँ पे आज एकत्रित हुए हैं। हम बहुत परेशान हैं और चिंता यहाँ आप लोगों को दिखा रहे हैं। हम चाहते हैं सभी मीडिया कर्मी हमारी मदद भी करें, हमारी बात ऊपर भी पहुँचाए। आपने बात करते हैं सरकार से बातचीत हुई आपकी? जी, सरकार से हमारी लगातार कई सालों से बातें चल रही हैं। आज हमारे कर्मचारियों को 15 से 20 साल हो चुके हैं। अब आप ये समझिए कि बातें करते करते 20 साल हो चुके हैं, पर आज तक हमारी मांग पूरी नहीं करी। लालकुआं विधायक डॉक्टर मोहन बिष्ट को चोरगलिया में ग्रामीणों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। दरअसल विधायक मोहन बिष्ट रविवार को चोरगलिया पहुंचे, जहां वे दुग्ध संघ के बोनस वितरण कार्यक्रम में पहुंचे ही थे कि भारी संख्या में ग्रामीण कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और उन्होंने विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध शुरू कर दिया। दरअसल मामला बताया जा रहा है कि चोरगलिया में वेटरनरी डॉक्टर के तबादले के बाद से स्थानीय ग्रामीण आक्रोशित थे। कई ग्रामीणों का यह कहना था वेटरनरी डॉक्टर क्षेत्र में दिन रात लोगों के जानवरों के इलाज के लिए तत्पर रहते थे। उनके तबादले को रद्द करने की मांग को लेकर स्थानीय ग्रामीण विधायक से काफी गुस्से में थे। ग्रामीणों का कहना था कि वेटरनरी डॉक्टर का तबादला तत्काल निरस्त होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। पंतनगर यूनिवर्सिटी में छात्रों के दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई है। मारपीट में कई छात्र घायल हुए हैं। इधर मारपीट की घटना में शामिल दोषी छात्रों पर कार्रवाई की मांग को लेकर सैकड़ों छात्रों ने यूनिवर्सिटी में जमकर हंगामा काटा है और कुलपति कार्यालय के बाहर धरना दिया है। हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने आक्रोशित छात्रों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन छात्र दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर अड़े रहे। वहीं एसपी सिटी मनोज कत्याल ने कहा कि छात्रों के दो गुटों में झगड़े की शिकायत मिली थी, जिसमें कुछ छात्र घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल मौके पर पुलिस बल तैनात है। अभी तक इस मामले में लिखित शिकायत नहीं मिली है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांच में जो भी सामने आएगा उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये बेसिकली जो दो गुट हैं उनका आपस में झगड़ा हुआ है। अभी इनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव और डिसिप्लिनरी जो इनका सेटअप है उनसे ये लोग वार्ता कर रहे हैं और अभी पुलिस के पास कोई तहरीर आई नहीं है इसमें, और शांति व्यवस्था के दृष्टिगत वहाँ पुलिस बल तैनात किया गया है
और इसमें जो भी डिसीजन होता है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से उसके हिसाब से अग्रिम कार्रवाई इसमें की जाएगी। पहली बात यह है कि जो भी केस हुआ है उसके तरफ से हमारे प्रशासन जो है यूनिवर्सिटी को उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। उल्टे में क्या किया गया था, हमें हॉस्टल में बंद कर दिया गया था, ना कि हम पुलिस को कांटेक्ट कर पाए, ना ही किसी चीज़ को कांटेक्ट पाए, और हम अपने साथ वालों को भी वो बचा नहीं पाए। उसके बाद क्या हुआ है कि इस केस को बहुत मतलब बारीकी से उन्होंने चेंज किया रैगिंग की तरफ। आप पीछे देख सकते हैं, इसमें से ज़्यादा हमारे जूनियर्स होंगे, हम फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर है, और उन्होंने केस को मोड़ दिया है कि ये रैगिंग चल रहा था वहाँ, जबकि ऐसा कुछ हो ही नहीं रखा था। वहाँ पे लड़ाई कहीं और की थी, लोकल्स ने सारे भरास उतारे हैं, मारे गए हैं, और यहाँ पे जो हमारी सिक्योरिटी थी, जो भी इंचार्ज थे, जीएस वोरा सर जो भी है, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है। यहाँ तक कि वो हॉस्टल में देखने तक नहीं आए हैं कि बच्चे कैसे हैं क्या हैं, और स्टेटमेंट भी उल्टा हमारे अगेंस्ट दिया जा रहा है कि हम रैगिंग ले रहे थे। इवेंट हमने निपटाया, हम लोग गए बड़ी मार्केट में कुछ बिल्स वगैरह लेने, तो हमें वहाँ पे दिखा कि लोकल के 15-20 लड़के, हमारा एक जूनियर है सेकंड ईयर, उसको मारे, मतलब उसके कपड़े वगैरह फटे हैं और मतलब मॉब में उसको पीटा जा रहा है, नीचे गिरा हुआ है। हम लोग उसको उठाने गए, तो हम लोग जैसे ही उसको बचाने के लिए गए, हमको बोला गया कि तुम क्यों नेता बन रहे हो। तो मेरे पे, इस पे और मेरे दोस्त पे और एक जूनियर भी थे, उन सब पे भी भीड़ चढ़ी है। उसके बाद हमारे साथियों को जब तक हमने बुलाया तब तक भीड़ बहुत बेकाबू हुई, लोग बढ़ते रहे, पता नहीं कहाँ से।